Hello students, welcome to Inspiring Minds online classes. So today we are going to start our ninth lecture, which is a device and the 5 marks question, the most important question, that is moving coil galvanometer. तो galvanometer के बारे में आपने बहुत बारी पढ़ा है, ठीक है। galvanometer आप शुरू से लेकर करंट इलेक्ट्रिसिटी से यूज करना शुरू कर रहे हो और मैं अक्सर आपको यही बताता था कि galvanometer एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत छोटा करंट मेजर करने के काम आता है, लेकिन इसका जो अपरेटस है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो अपरेटस है वो बड़ा ही अलग है, एमीटर से काफी अलग है। और ये भी पॉसिबल है कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एमीटर के साथ में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और गैल्वेनोमीटर होता क्या है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में पढ़ने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी कारण ही बन जाता है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल है। हम एमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन गैल्वेनोमीटर को कर सकते हैं किसी भी मीटर में। तो ये एक ग्लोबल डिवाइस बन जाता है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको मेजर करने का तरीका बाकियों के जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा अलग है। एक तो गैल्वेनोमीटर हुआ जिसके ऊपर नीडल रखी हो, करंट मार्क किया हो कि ये इतना एम्पियर, नीडल डिफ्लेक्ट हो और हमें पता लगे करंट कितना है। एक है जो लैब में एक अपरेटस पड़ा होता है, उसका मेजर करने को, उसके अलावा जो अगर उसको यूज करके हमने करंट को मेजर करना है तो थोड़ा सा सिस्टम अलग है, रूल्स अलग हैं और वो डिवाइस भी थोड़ा सा अलग है। तो वो गैल्वेनोमीटर हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके दो नाम रखे जाते हैं, या तो इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बोला जाता है, इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन, मेरिट्स, डीमेरिट सब कुछ हम चेक करेंगे। तो सबसे पहली बात, क्योंकि ये एक अपरेटस है, ठीक, तो डेफिनेटली बात है इंस्ट्रूमेंट होने के कारण ये किसी ना किसी प्रिंसिपल के आधार पे होगा। इसका काम क्या है, पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? तो गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट। अगर हम बहुत छोटा करंट मेजर करना चाहते हैं तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर की एक इंपॉर्टेंस और भी है, जो हम पीछे काम करके आए हैं गैल्वेनोमीटर उसी कॉन्सेप्ट के साथ ही कंटिन्यूटी में आता है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने क्या डिस्कस किया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हम किसी कॉइल से करंट पास करवाते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है। तो उसी के आधार पे ये गैल्वेनोमीटर भी काम करता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर? दैट इज इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग wire is placed in magnetic field, then it experiences a torque। जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो यही कंसेप्ट इसके अंदर यूज होने वाला है गैल्वेनोमीटर के अंदर, ठीक। कैसे यूज होगा ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले आते हैं फटाफट डिवाइस के ऊपर, ये डिवाइस की कंस्ट्रक्शन क्या है, ये डिवाइस बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, बड़ी अच्छी सी डायग्राम है इसकी, बड़े ध्यान से आपने डायग्राम बनानी है और जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आपने उसको नोटबुक के ऊपर ड्रॉ भी करनी है, जो स्टेप्स के साथ मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले एक बड़ा सा वुडन बॉक्स लगाया जाता है, एक वुडन बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर ग्लास फिट कर देते हैं, फ्रंट से वो ग्लास फिट हो ताकि हम उसके अंदर देख सकें कि क्या कुछ लगा हुआ है। तो ऐसा ही एक वुडन बॉक्स जो है वो यूज किया जाता है। तो लेट वी ड्रॉ एक वुडन बॉक्स, कुछ इस प्रकार का एक वुडन बॉक्स इस्तेमाल किया जाएगा गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए। आराम से डायग्राम ड्रॉ करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। डायग्राम अच्छी हो, नंबर भी अच्छे मिलते हैं क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी काम आएगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल में तो आएगा ही आएगा, थ्योरी के बिना आपका पीछा छिड़ नहीं सकता जी। इस कारण हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें ये क्वेश्चन डिस्कस करना होगा।
तो ये हमने एक वुडन बॉक्स लिया जिसके अंदर हम सारा ऑपरेटर्स रखेंगे। तो दिस इज द वुडन बॉक्स। तो ये वुडन बॉक्स लिया हमने, जिसके फ्रंट पे यहां पे हम ग्लास फिट कर देंगे, ठीक है। बाकी साइड इसकी वुडन है। अब इस वुडन बॉक्स के अंदर हम क्या करने लगे हैं, हम इस वुडन बॉक्स के अंदर दो मैग्नेट्स रखेंगे। ये जो वुडन बॉक्स है इसके अंदर हम दो मैग्नेट्स रखेंगे। ये एक मैग्नेट रखा। ये जो मैग्नेट्स हैं दे आर कॉनकेव इन शेप। ये जो दो मैग्नेट्स में रखने वाला हूं, ये दोनों मैग्नेट्स जो हैं वो कॉनकेव शेप के रखे जाएंगे। ये हमने दो मैग्नेट्स रखे जो कॉनकेव शेप के हैं। दो मैग्नेट्स हमने इसके अंदर रख दिए, ठीक। तो लेट मी से दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। दो मैग्नेट्स इस तरह से रखे जाते हैं। उसके बाद एक कोर, आयरन कोर हम दोनों मैग्नेट्स के सेंटर पे रखेंगे। एक आयरन कोर हमने रखा दोनों मैग्नेट्स के सेंटर पे, सिलेंड्रिकल आयरन कोर। आयरन कोर क्यों रखा जाता है? आयरन कोर इस कारण रखा जाता है क्योंकि एडी करंट्स जो है वो पैदा ना हो सके और मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक लाइंस को ये अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ बुला सके। तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जब जाएंगी तो आयरन कोर से गुजर के जाएंगी, ठीक है। सारी मैग्नेटिक फील्ड एक बार इसकी तरफ आएंगी फिर इससे होते हुए जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम आयरन कोर को वाइंड कर देते हैं। आयरन कोर के ऊपर एक वाइंडिंग करते हैं कॉपर की, ठीक है। अच्छा मटेरियल भी यूज किया जाता है। तो ये हमने ऐसे इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी है, ये आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग की हुई है, क्लियर। तो इस तरह से इसके ऊपर एक वाइंडिंग कर देते हैं। उसके बाद दो वाइंडिंग्स बेसिक की जाती हैं। एक तो आयरन कोर के ऊपर ए वाइंडिंग कर दी, एक वाइंडिंग और होगी, वो एक खास मटेरियल की होगी। इस आयरन के ऊपर, आयरन कोर के ऊपर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि अच्छी तरह से डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट हो सके। लाइक दिस, ओके। नाउ इसके ऊपर ये जो वाइंडिंग की है, दिस इज द वाइंडिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। सो कॉपर वायर की हमने क्या की, इसमें एक वाइंडिंग करनी शुरू कर दी। तो उसकी मदद से हमने इसके ऊपर एक वाइंडिंग की है ताकि एडी करंट, अगर करंट इस तरफ आए तो एडी करंट जो है वो पैदा ना हो सके। तो ये हमने वाइंडिंग कर दी है। कहने का मतलब एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम भी यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं इसको, कि इसको एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के अंदर रखा होता है ताकि एडी करंट्स ना पैदा हो। इसके ऊपर एक वाइंडिंग और होगी, ये नॉन मैग्नेटिक फ्रेम भी बोल सकते हो आप, कॉपर की वाइंडिंग भी बोल सकते हो, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम भी रख सकते हो। कि एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के अंदर हमने आयरन कोर को रखा हुआ है ताकि मैग्नेटिक फील्ड आए जरूर, लेकिन आयरन कोर को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर दें। ऐसा ना हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, एक आयरन है, उसको मैग्नेट के अंदर रखोगे तो वो अट्रैक्ट या रिपेल हो जाएगा। तो उसको मैग्नेटिक फ्रेम के अंदर रखा जाता है ताकि अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी प्रकार की देखने को ना मिले। इसके ऊपर वाइंडिंग की एक स्पेशल मटेरियल की, ये बहुत खास बात है, ये बड़ी सुनने वाली बात है। इसके अंदर भी हमने क्या की, एक वाइंडिंग कर दी है लाइक दिस। ये जो ग्रीन कलर की मैं वाइंडिंग कर रहा हूं, ये एक स्पेशल मटेरियल की वाइंडिंग कर रहा हूं, दैट इज दी फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर। इसका फायदा ये होता है कि एक तो ये इलास्टिक है, ठीक है, इसको जितना मर्जी स्ट्रेच इसके अंदर आ जाए ये ब्रेक नहीं होती। आम वायर ब्रेक हो जाती है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर ब्रेक नहीं होती, क्योंकि अब कुछ होने वाला है, ये कॉइल घूमेगी, तो उसके कारण ये इलास्टिक होना इसका जरूरी था ताकि ये संभल सके, ये ब्रेक ना हो, ठीक है। सारा काम इसी के रिलेटेड है हमारे पास। तो ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर है जो ग्रीन कलर की है। इसके साथ क्या किया जाता है, एक स्प्रिंग लगाया जाता है छोटा सा, और ऐसे पीछे से वायर मूव करती है इसके ऊपर और इस तरह से यहाँ पे आ जाती है। एक वायर का दूसरा हिस्सा जो है उसके साथ क्या किया जाता है, जो दूसरा हिस्सा इसका बचा उसके साथ एक मिरर अटैच किया जाता है। ये मिरर अटैच किया हुआ है, पीछे से इसके वायर निकालिए
और ये एक इसका टॉर्जियन हेड है जो रोटेटेबल है, और वायर ऐसे होते हुए यहाँ पे पहुंच जाती है। अब इस वायर के दो एंड्स आप देख सकते हो, एक एंड यहाँ पे हो गया, एक एंड यहाँ पे हो गया। जो वायर का ये वाला एंड है, यहाँ पे हम एक स्क्रू लगा देते हैं, यानी कि जिस वायर का हमने करंट मेजर करना है वो भी, और ये फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर भी, ये दोनों यहीं पे अटैच होते हैं। हम एक वायर लेंगे, स्क्रू इसका ओपन करेंगे, वायर को इसके अंदर फिट करेंगे, स्क्रू टाइट कर देंगे, ठीक है, जिसका करंट मेजर करना है। और दूसरा एंड जो है वहां पे भी यही स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, वहां पे भी यही है कि एक वायर का, जैसे एक वायर है ये है, इसका करंट मेजर करना है तो एक एंड यहाँ पे, एक एंड यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर के दोनों एंड ज्वाइंट है, ठीक। तो लेवलिंग कर देंगे, इनकी लेवल कर देंगे ताकि किसी भी तरह की हिलजुल ना हो। तो ये हमने कर दिए लेवल, दो लेवलर लगा दिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी हिलजुल देखने को ना मिले। तो लीजिए बेटा, तो ये हमारे पास डायग्राम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। सिंपल सी डायग्राम, क्या क्या है इसमें अब ये भी देख लीजिए। इसमें हमने दो कंस्ट्रक्शन क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट, दो पोल्स लगाए मैग्नेट के। ये हमारे पास क्या है, दिस इज दी नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, रेड कलर का नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है, जिसके अंदर किसको रखा हुआ है, जिसके अंदर आयरन कोर को रखा हुआ है, ये आयरन कोर है। ये हमारे पास क्या है, टॉर्जियन हेड जो रोटेटेबल है, ठीक है, घूम सकता है। ये एम क्या है हमारे पास, दिस इज मिरर, दीज आर स्क्रू, ठीक है, जिनसे वायर अटैच होगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर। तो ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट है। दिस इज द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये आप चेक कर सकते हो। अब इसमें कंसेप्ट होगा कैसे, अब इसके ऊपर आते हैं। एक्चुअल में व्हाट विल हैपन नाउ, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। अब हुआ क्या, हमने एक करंट मेजर करना है, एक करंट मेजर करना है। दैट मीन्स मान लीजिए मेरे पास एक सेल ही था, मैंने वो देखना है कि उस सेल से कितना करंट बाहर निकल सकेगा। तो मैंने वो सेल दो वायर्स ली और दो स्क्रूज के साथ अटैच कर दिया। सर्किट था, वो दो स्क्रूज के साथ हमने उनको अटैच कर दिया। अब क्या हुआ, नेचुरली बात है, जब ये दो स्क्रूज के साथ अटैच किया तो नेचुरली बात है कि इस वायर, इस फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर से, ये कंडक्टिंग वायर, इससे क्या पास होना शुरू हो जाएगा, इससे करंट पास होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या पास होना शुरू हो जाएगा, करंट। अब ये क्या बन गया, ये बन गया करंट कैरिंग कंडक्टर, कॉइल बन गई है, कॉइलिंग है ये हुई। उसके अंदर आयरन कोर है, सारी मैग्नेटिक लाइंस किसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, इस आयरन कोर के ऊपर ही एक्ट कर रही हैं, ठीक है, इस आयरन कोर के ऊपर। अगर आप इसका टॉप व्यू देखो, अब टॉप व्यू बड़े काम का है, टॉप व्यू भी एक बार आप नजर दे सकते हो इसके ऊपर। तो ये ऐसे इसका टॉप व्यू बनेगा। ये मैग्नेट आपको दिख रहा है ना, ये नॉर्थ पोल, और ऊपर से देखो, ये ऊपर से दिखा रहा हूं मैं आपको, इस तरह का टॉप व्यू, ऊपर से आपको ये दिखेगा, ये दो मैग्नेट्स लगे दिखेंगे आपको, और एक आपको दिखने लग जाएगा एक आयरन कोर, ये है आयरन कोर, और इसके ऊपर आपने क्या की हुई है, एक वाइंडिंग की हुई है फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर की, और एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम भी लगाया हुआ है उसी वाइंडिंग के ऊपर, ऐसे टॉप व्यू ये। तो मैग्नेटिक लाइंस इसके ऊपर कैसे एक्ट करती हैं, मैग्नेटिक लाइंस जब आप देखोगे तो मैग्नेटिक लाइंस इसके ऊपर कुछ इस तरह से अटैक करती है, ये है इस प्रकार से, लाइक दिस। ये मैग्नेटिक लाइंस जो है इस तरह से जाएंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगी इस कोर के और पैरेलल होंगी इस फास्फोरस ब्रॉन्ज यानी कि इस कॉइल की, ठीक है। तो इस प्रकार की मैग्नेटिक लाइंस आपको देखने को मिलेंगी इस मैग्नेटिक कोर के अंदर, ठीक है, ये इससे पास होती हुई। तो व्हाट विल हैपन नाउ, सारी मैग्नेटिक लाइंस इस आयरन कोर के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो जब एक करंट कैरिंग कॉइल को, ये करंट कैरिंग कॉइल थी ना, क्योंकि करंट पास हो रहा है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर क्या पैदा हो जाएगी, उसके ऊपर एक टॉर्क पैदा हो जाएगी। तो व्हाट विल हैपन नाउ कि बेसिकली जब हम इससे करंट पास करवाते हैं तो ये सारा का सारा ऑपरेटर्स जो है
ये आयरन कोर के समेत घूमना शुरू कर देता है, ये सारे के सारा apparatus मूव करना शुरू हो जाएगा, ये सारी की सारी कॉइल क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि करंट पास हो गया, उधर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, उधर से कंडक्टिंग था, सारा मैग्नेटिक लाइन इसके ऊपर एक्ट कर रहा था आयरन कोर के अंदर, तो आयरन कोर के समेत घूमना शुरू कर देगी, यानी कि इसमें क्या पैदा हो गया, टॉर्क पैदा हो गया। क्लियर? अब देखो हुआ क्या, अब हमें क्या मेजर करना था, हमें मेजर करना था करंट, हमें मेजर करना था करंट। तो हम एक रिलेशन प्रूव करेंगे कि करंट जो है, थोड़ी देर तक प्रूव करने वाले हैं कि इस गैल्वेनोमीटर को यूज करके एक रिलेशन प्रूव करेंगे कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब एक्सपेरिमेंट किया कैसे जाता है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में बता रहा हूं। पहले मैंने कंस्ट्रक्शन बताई, फिर मैंने आपको ये बताया कि करंट पास होगा तो आयरन कोर घूमेगी। अब मैं बता रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे, कि इसका घूमना हमारे लिए कैसा फायदा हो गया, हमारे लिए क्या फायदा देने लग गया, कि हमें पता लग गया कि इससे करंट कितना पास हो रहा है। करेंगे क्या, व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को हम अंधेरे वाले कमरे में रखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म करेंगे तो डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म करेंगे। लैब के अंदर, फिजिक्स की लैब के अंदर एक गैल्वेनोमीटर रखा होगा, आप स्विच ऑफ करोगे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि ये सारा ग्लास है, इतना हिस्सा तो पक्का ग्लास है, और ये मैंने बताया था मिरर है। तो हमारा सारा फोकस इस मिरर के ऊपर ही है। ये तो घूमेगा अंदर, ये तो घूमेगा, ये तो पक्की बात है, ये आपको समझ आ गया। लेकिन अब मैं सिर्फ आपको नेक्स्ट समझा रहा हूं इसकी। नेक्स्ट तक आपको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट तक आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक मिरर लगाया है मैंने, मिरर से पीछे एक वायर निकल रही है, इसके आगे भी निकल सकती है, ये मिरर लगाया जो फास्फोरस ब्रॉन्ज के साथ बना हुआ है। यहां पे हम एक स्केल लेते हैं, यहां पे हमने एक स्केल लिया और ये उसके सामने हमने लगा दिया, ये स्केल ले लिया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूज ए टॉर्च लाइट। हम एक टॉर्च लाइट का इस्तेमाल करेंगे और सीधा टॉर्च लाइट इस मिरर के ऊपर डलवाएंगे। टॉर्च लाइट लेकर अंधेरे वाले कमरे में, ठीक है, बाहर से क्या करेंगे, टॉर्च लाइट मारेंगे। ये एक ग्लास था, किसके ऊपर टॉर्च लाइट पड़ेगी, इस मिरर के ऊपर टॉर्च लाइट पड़ेगी। मिरर के आगे से क्या निकल रही है, एक वायर निकल, मिरर के आगे से ये वायर निकल ही रही है। तो नो डाउट जब हम टॉर्च लाइट इसके ऊपर एक्ट करवाएंगे, लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, तो वायर की रिफ्लेक्शन पैदा हो जाएगी। ये क्या है, ये वायर की रिफ्लेक्शन है। क्लियर? तो ये वायर की रिफ्लेक्शन जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अब हुआ क्या, ये तो था विदाउट पासिंग दी करंट, जब करंट पास नहीं करवाया था तो ये एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ी हुई है, ये रिफ्लेक्शन पड़ गई। अब हमने क्या किया, हमने इससे करंट पास करवा दिया। अब हुआ क्या, हमने इससे करंट पास करवाया, तो मैंने बोला था कि ये सारे के सारा apparatus घूमने लग जाएगा। जब ये पार्ट घूमा तो नेचुरली बात है, ये जो कॉइल है इसके पीछे मिरर के आगे जो निकल रही है कॉइल, ये भी क्या होगी, ये भी रोटेट होगी। मतलब उस कॉइल में ऐसे ट्विस्टिंग आनी शुरू हो जाएगी, ये कॉइल ऐसे ट्विस्ट कर जाएगी, नीचे घूम रहा है वो, और उसकी वजह से ये भी ट्विस्ट होगी। तो ट्विस्ट से क्या हुआ, जो ये रिफ्लेक्शन थी, ट्विस्टिंग आने पे ये रिफ्लेक्शन भी अपनी पोजीशन बदल लेगी। अब वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ने लगी। हमने क्या किया, हमने इस रिफ्लेक्शन के चेंज होने पे ये वाला छोटा सा एंगल पता कर लिया कितना बदला है। रिलेशन प्रूफ था। रिलेशन क्या प्रूफ था, कि करंट हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, थीटा के। जितना एंगल बदलेगा उतना इसमें क्या मेजर कर लेंगे, करंट मेजर कर लेंगे कि कितना करंट इसमें पैदा हुआ है। तो ये फॉर्मूला हम प्रूफ करना चाहते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या है, पहले ये डेफिनेशन, उसके बाद इसका प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग एंड थ्योरी जो मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन की है, मेरे पीडीएफ नोट्स में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आपने वो चेक करनी है। वर्बली मैंने आपको सारा समझा दिया कि इसका काम करना कैसे है। कभी भी रट्टा नहीं लगाना, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो बढ़िया रहोगे। तो अपनी लैंग्वेज में बड़ी सिंपल बातें हैं इसमें, कि ये इसकी पूरी की पूरी मैंने लेबलिंग कर दी है, लेबल्ड हो चुकी है डायग्राम। इसको परफॉर्म कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया। अब ये रिलेशन कैसे प्रूव करना है, ये मेन बात है जो हम शुरू करने वाले हैं।
क्लियर है जी। सो ये सारा कंसेप्ट होता है एक्सपेरिमेंट का कि एंगल ढूंढना मैंने आपको सिखा दिया कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, एंगल ढूंढेंगे, करंट पास होगा, एंगल बदलेगा तो थीटा आएगा, क्योंकि टॉर्क आई। टॉर्क के बदलने से ट्विस्टिंग होगी, ट्विस्टिंग बदलने से रिफ्लेक्शन बदली, रिफ्लेक्शन का हमने एंगल नोट कर लिया कि कितना एंगल बदला, जितना वो एंगल बदलागा उतना ट्विस्टिंग आई होगी। क्लियर है जी। तो इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट इसका परफॉर्म किया और करंट ढूंढने के लिए कामयाब हो गए। ओके, सो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अब एक एवी देखिए, विजुअल देखिए, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है। फिर इसका रिलेशन प्रूव करेंगे कि कैसे हम बोल सकते हैं कि करंट जो है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अभी सस्पेंस है, इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं। लेट वी वॉच दी। हाँ जी बच्चे, सो आप देख सकते हो किस तरह से ये एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, एक्चुअल लाइव मॉडल। ठीक है, ये हमारे पास है नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। ये नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है, उसके ऊपर कॉइलिंग की होती है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर की, जैसे कि मैंने आपको बोला था। ये इस कारण रखा होता है ताकि कोई भी एडी करंट पैदा ना हो सके, एक्स्ट्रा करंट पैदा ना हो सके। ये जो आप आगे देख रहे हो, दिस इज फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर, जो इस नॉन मैग्नेटिक फ्रेम से होकर गुजरती है। दिस इज टॉर्जियन हेड, जो स्टेटिक रहता है और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर मूव करती रहती है। ये दो पोल्स हैं, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, एक नॉर्थ और एक साउथ। एक्चुअल में ऐसा ही देखने को मिलता है जो एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर होता है। शीशे का भी हो सकता है और जैसे कि मैंने बताया था वुडन का भी हो सकता है। क्लियर। एंड हियर दिस इज मिरर, ये मिरर है जिसके ऊपर हम लाइट एक्ट करवाते हैं। तो अब आप पूरा ऑपरेटस देखिए, ये ऐसा कुछ ऑपरेटस होता है। एक हम करंट पास करवाने के लिए बैटरी लगाते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो एक टॉर्च है। ठीक, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो एक स्केल लगाया हुआ है। एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होगा ये आपको धीरे धीरे पता लगेगा। और मैंने एक स्विच लगाई हुई है नीचे, आप स्केल के पास देख सकते हो एक स्विच भी लगी हुई है। ठीक, दो टर्मिनल्स हैं जैसे मैंने बताए थे, एक T1 और दूसरा T2। एक वायर का हिस्सा एक टर्मिनल के साथ, दूसरी वायर का हिस्सा दूसरे टर्मिनल के साथ। ये दोनों टर्मिनल्स पे फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर की एंडिंग हो रही है। ठीक है, एक टर्मिनल से एक एंडिंग, दूसरे टर्मिनल से दूसरी एंडिंग। सो दो टर्मिनल्स ये हमने लगा रखे हैं। सेकेंडली सॉफ्ट आयरन कोर, ये भी आप देख सकते हो, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, ताकि मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो लिंकअप हो सकें। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर इस कारण लगाई जाती है। मतलब A to Z कंस्ट्रक्शन जो है आपको देखने को मिल सकती है इस विजुअल के थ्रू। सो आगे कंसेप्ट होना कैसे है, अब इसके बारे में आते हैं। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि बेसिकली हम क्या करेंगे, हम की को टैप करेंगे। जैसे ही की को टैप करते हैं वो रोशनी आप देख सकते हो कि बल्ब टॉर्च से रोशनी जो है वो इस प्रकार से स्केल के ऊपर एक्ट करनी शुरू हो जाती है। ठीक है, की को टैप करने के बाद करंट पास होता है। ये देखिए, ये की को टैप किया, करंट पास हुआ और इस तरह से आप देख रहे हो ना कि जो कॉइल है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर है, उसमें एक ट्विस्टिंग आ जाती है, मिरर के रिफ्लेक्शन उस स्केल के ऊपर पड़ती है और इस तरह से जैसे ही करंट पास करवाते हो ये रिफ्लेक्शन अपना एंगल बदलना शुरू कर देती है। हम बस यही एंगल देखते हैं कि स्टैटिक ये है, करंट जब पास नहीं करवाया और ये करंट जब पास हो गया तो वो पूरी की पूरी सॉफ्ट आयरन कोर घूमती है और ये करंट पास होने पे ये मूव करना शुरू करने लग जाता है। ये होता है। हाँ जी, तो देखा आपने, तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है और इस तरह से ये जो टॉर्क है वो इसमें पैदा होती है। तो क्या क्या बातें हुई अब? सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन सीख ली है। कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो क्या क्या यूज हो रहा है तो डिटेल आपने बता देनी है अपने। एक हमने क्या यूज किया है, एक हमने यूज किया है रेक्टेंगुलर, ये हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया। दूसरा हम यूज कर रहे हैं इसमें आयरन कोर, ताकि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिंक कर सके। ठीक, तीसरा हम यूज कर रहे हैं नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, ताकि एडी करंट्स पैदा ना हो सके। बेटा ये एडी करंट्स जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, एडी करंट्स एक्स्ट्रा करंट्स होते हैं जो कई बार पैदा हो जाते हैं करंट के पास होने से या मैग्नेटिक फील्ड के निकलने से। तो ये आएगा, अभी धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये एक अपोजिंग करंट उसको बोल सकते हैं कि अपोजिंग करंट पैदा हो जाता है कई बार, कारण कुछ और है इसका, तो वो धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। तो नॉन मैग्नेटिक फ्रेम रख दिया, आयरन कोर रख दिया, रेक्टेंगुलर फ्रेम हो गया, और क्या रह गया हमारे पास? एक वायर है, इलास्टिक वायर, दैट इज फॉस्फोरस ब्रॉन्ज।
ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ये बहुत अहम रोल। पांचवा हो गया लेवलिंग स्क्रूज, ठीक है, जो कि इसको लेवल करेंगे, लेवल देने में इसके काम आता है। और क्या रह गए, पोल्स, कॉनकेव, मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन में काम आ जाएंगे। इसको आपने लिख लेना है अपनी लैंग्वेज में कि क्या क्या इसमें काम आ रहा है। फिर उसके बाद सातवां मिरर, ठीक है, इसमें मिरर इस्तेमाल हो रहा है। और 8th पॉइंट इसमें क्या आया हमारे पास, जो कि ऊपर के दो टर्मिनल्स हैं, इसको टर्मिनल्स बोल सकते हैं कि ये टर्मिनल T1 हो गया, ये हमारे पास टर्मिनल T2 हो गया। तो हमारे पास टर्मिनल्स आए जिसके साथ हम जो करंट कैरिंग वायर है उसको अटैच करेंगे, टर्मिनल T1 एंड T2। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन हमारे पास आ जाती है। ये कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में हमने लिख देना है, पूरी डिटेल आपके सामने, उसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से ताकि कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। बढ़े जी आगे, चलिए। तो ये तो बात रही इसकी कंस्ट्रक्शन की, ये होगी इसकी डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट करना क्या है, ठीक है, कंसेप्ट बढ़ेगा कैसे। इसके साथ साथ मैं कुछ और बातें भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। लीजिए मैं कंस्ट्रक्शन रब कर रहा हूं एक बारी, तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक नोट नहीं किया तो थोड़ा सा पीछे जाके पॉज करे और नोट कर ले, ताकि ये बातें आपके बिल्कुल एक्ट हो जाए, पता लग जाए आपको करना क्या है। तो अब कुछ रीजंस हैं जो अभी माइंड में घूम रहे हैं इस डायग्राम को रिलेटेड। शुरू करने से पहले मैं वो भी अपनी कुछ शंकाएं जो मन में चल रही है उनको भी दूर करना चाहूंगा। जैसे कि पहली शंका जो मन में चल रही है वो ये कि जो ये पोल्स है मैग्नेट के, ये कॉनकेव शेप के क्यों है, जो पोल्स है मैग्नेट के ये कॉनकेव शेप के क्यों है, सर सीधा क्यों नहीं लगाए, ठीक है। वाई पोल्स, ये क्वेश्चन भी बन जाता है, कंसेप्शन भी बन सकती है कि वाई इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉनकेव इन शेप। वो कारण क्या है, पोल्स आर कॉनकेव्ड इन शेप, पोल्स आर कॉनकेव in shape so that magnetic field becomes radial। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोल्स कॉनकेव शेप में क्यों है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाए, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बन जाए। अब सर क्वेश्चन दूसरा बन जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल का मतलब क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या और इसका क्या यूज होगा। पहले मैं मतलब समझाऊंगा, यूज धीरे धीरे पता लग जाएगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें मैग्नेटिक लाइंस, जो ये मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है ना, ये जो मैग्नेट से लाइंस निकल रही हैं, ये आप देख रहे हो इस तरह से निकल रही हैं। इसके पीछे कारण क्या है, ये कॉनकेव शेप ही है। अगर सीधा बना देता तो सीधा मैग्नेटिक लाइंस एक्ट करनी थी। अब ऐसे रेडियल बनाने पे मैग्नेटिक लाइंस इस प्रकार की निकलेंगी। हुआ क्या कि ऐसे निकलने पे दो फायदे हुए। पहली बात, कोर के साथ ये हर लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हर मैग्नेटिक लाइन कोर के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। और जो कॉइल है, जो फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर है और जो मैग्नेटिक फ्रेम हमने लगाया है इसके ऊपर, उसके ये बिल्कुल क्या है, उसके ये पैरेलल है, जो कि होना बहुत जरूरी था। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस टॉर्क के रिलेशन में जो दूर करनी पड़ती है हमेशा। तो उस वजह से इनका मैग्नेटिक लाइंस का कोर के साथ तो चाहे एंगल ना बन जाए, लेकिन इसके साथ पैरेलल होना बहुत जरूरी था, ठीक है। सो कौन सा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या नाम देते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं, जो कि कोर के साथ 90 डिग्री का बनाए और कॉइल के साथ हमेशा पैरेलल रहे। वजह क्या इसकी, ये थोड़ी देर में आपको पता लगेगी, याद रखना कि क्यों है ये। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल इफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, if magnetic line of forces are parallel to plane of coil and perpendicular to core। अगर मैग्नेटिक लाइंस क्या हो, प्लेन तो किसके प्लेन पे हो, जो कॉइल है, और किसके परपेंडिकुलर हो, कोर के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या नाम देते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं।
और वाई सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, लिख भी सकते हो आप। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज की गई है? सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड, सभी जवाब, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड सो दैट मैक्सिमम magnetic lines are linked with coil, ताकि सारी मैग्नेटिक लाइंस ही इस तरफ ही कॉन्सेंट्रेट कर जाएं, इस मैग्नेट से ऐसे इसी तरफ ही कॉन्सेंट्रेट कर जाएं, किसी और तरफ ना जाएं। सारी मैग्नेटिक लाइंस को कॉन्सेंट्रेट करवाने के लिए आयरन कोर का इस्तेमाल किया गया, ताकि कोई भी मैग्नेट लाइन इधर उधर ना जाए। क्लियर? तो ये कारण थे कुछ, जिसकी वजह से मैंने आपको टॉप व्यू दिखाना पड़ा कि मैग्नेटिक रेडियल कैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाती है जी इसकी वर्किंग एंड थ्योरी, कि वर्किंग और इसकी थ्योरी किस प्रकार की होगी। और देखिए अब वर्किंग एंड थ्योरी में आपको क्या करना है, इसके लिए मैं डायग्राम अभी फिलहाल रब कर रहा हूँ। ठीक, तो जरूरत पड़ने पे हम इसका कुछ कुछ हिस्सा बनाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने ड्रॉ कर ली होगी अच्छी तरह से। ठीक है, सो बेसिक डायग्राम है, कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है। चलिए जी, 2 नंबर के तो खाली डायग्राम ही है जी 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो इंपॉर्टेंट बात है, दोनों डायग्राम बनानी है, रेडियल वाली भी और सिंपल भी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास आ जाती है इसकी वर्किंग एंड थ्योरी। इसकी वर्किंग एंड थ्योरी क्या है? ठीक, तो वर्किंग एंड थ्योरी में मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल तो बता ही दिया है कि बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, उसके ऊपर क्या लगती है? हमेशा एक टॉर्क लगती है। तो बेसिक प्रिंसिपल के आधार पे ही इसकी वर्किंग एंड थ्योरी लगेगी। इसमें कुछ फिजिकल मीनिंग्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो कि लेट एन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। कॉइल आपने देखा था कि मैंने फास्फोरस ब्रॉन्ज की एक टर्न नहीं लगाई, कई टर्न्स लगाई है, वाइंडिंग किया प्रॉपर। तो टॉ क्या है? टॉ है टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल, जो कॉइल में टॉर्क एक्ट हो रही है। उसके बाद हमारे पास बी, तो वही पुराना मैग्नेटिक फील्ड। एरिया ए, दैट इज द एरिया ऑफ कॉइल। सो बेसिक जो सिंबल्स हैं वो इसमें आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी बातें हम यहाँ कॉइल करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। सो बात स्टार्ट करते हैं। अब क्या किया था? करंट पास करवाया था। तो जब करंट पास करवाया तो हमने क्या बोला कि करंट पास होने पे कॉइल के अंदर टॉर्क पैदा हो जाएगी। सो व्हेन current is passed through a coil, when a current is passed through a coil, then magnetic field when current is passed through a coil, then torque is produced. जब करंट को पास करवाएंगे तो क्या पैदा होगा? एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो वो टॉर्क किसके द्वारा बोला जाता है? वो टॉर्क बोला जाता है टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड प्लेन ऑफ कॉइल। या हम बोल सकते हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो कॉइल का नॉर्मल है और जो मैग्नेटिक फील्ड हम एक्ट करवा रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल हमारे पास कौन सा हुआ? वो एंगल हमारे पास अल्फा हुआ। ये बहुत मजेदार बात है, वो रीजन आ गया जी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों होना चाहिए। याद कीजिए, जब हम कॉइल की बात कर रहे हैं, ये अल्फा की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा याद करवाऊं, थोड़े से पीछे की तरफ जाइए, तो हमने टॉर्क का आर्टिकल किया था ना कि ये कॉइल सस्पेंड की हुई है। फिर हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे एक नॉर्मल बना रहे थे, हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे, और ये हमने जो एंगल बोला था, ये एंगल बोला था कि ये एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। उस समय पे हमने ये एंगल क्या बोला था? अल्फा है। यानी कि ये अब क्या होगा? ये एंगल बना कॉइल का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब आ जाइए वापस, अगर ये रिलेशन हम अच्छा चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होना भी चाहिए, क्योंकि अगर करंट पास करवाना है तो टॉर्क जो है वो 100% मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी फायदा होगा, नहीं तो करंट पास कराना
मुश्किल है, मतलब एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो हम मैक्सिमम चाहते हैं, मतलब साइन 30 साइन 60 पे तो हम जाना ही नहीं चाहते, साइन 0 पे तो काम ही खत्म है, टॉर्क ही 0 हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास एंगल क्या बने, 100% 90 डिग्री का बने, तभी टॉर्क जो है मैक्सिमम बन सकती है। ये बात आप लोगों को क्लियर है? ओके, अब मैं क्या चाहता हूं कि 90 डिग्री कैसे बनाए, याद रखना 90 डिग्री कैसे बनेगा, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसी कारण लिखा गया कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करने पे हुआ क्या, ये देखिए ध्यान से, ये कॉइल थी, कॉइल ऐसे एक्ट कर रही है, ये उसका नॉर्मल ऐसे एक्ट कर रहा है, और यहां से क्या आई, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आई। मैंने क्या बोला है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, यानी कि ये मैग्नेटिक लाइंस प्लेन इस कॉइल के बिल्कुल क्या है, प्लेन पे है, ऐसे। वही ये मैग्नेटिक लाइंस है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और ये नॉर्मल था, मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है, एक बार फिर से, ये है मैग्नेटिक लाइंस जो कॉइल के बिल्कुल प्लेन पे है, इस कॉइल के बिल्कुल प्लेन पे, और ये कॉइल का 90 डिग्री मतलब नॉर्मल, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, नॉर्मल और प्लेन के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 90 पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, वही वर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 90 डिग्री है, बिकॉज we can say that magnetic field क्या है, रेडियल है, उसी वजह से एंगल क्या पुट करना है, 90 डिग्री पुट करना है। क्लियर? ये कारण है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज करने का इसके अंदर। आई होप सभी को ये बात क्लियर होगी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो भाई टॉर्क कितना आया, टॉर्क आया NIAB sin 91, तो वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हुआ क्या, अब ये कभी भी नहीं होता, हमने जो वायर यूज की है फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर, वो अपने मतलब के लिए यूज की है। फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम कॉपर यूज करते थे तो उसमें भी टर्निंग इफेक्ट आता था, उसमें भी ये देखिए ना, ये टॉर्क आ रही है, लेकिन जहां जितना टॉर्क आता था वो कॉपर वायर वहीं की वहीं खड़ जाती थी, पीछे नहीं आती थी, अपनी इनिशियल पोजीशन गेन नहीं कर पाती थी, उतना उसमें टर्निंग आ जाता था। फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर का फायदा क्या है कि एक बार करंट पास होगा, ये पूरे का पूरा अपरेटस घूमेगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा, और साथ के साथ वो फास्फोरस ब्रॉन्ज इतनी अच्छी इलास्टिक है कि वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब ये टर्निंग इफेक्ट आया, साथ के साथ वापस, ये टर्निंग इफेक्ट आया, साथ के साथ वापस, जितना करंट पास कराओगे उतना रोटेट तो होगा, लेकिन फटाफट वापस भी आ जाएगी। यानी कि उसके वापस आने का मतलब क्या है कि रिस्टोरिंग टॉर्क, यहां पे हम लिख सकते हैं कंसेप्ट क्या हुआ कि एट सेम टाइम बहुत कम समय के लिए ही टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो बहुत कम समय के लिए हम एंगल नोट कर पाएंगे, उसके बाद साथ के साथ वो इनिशियल पोजीशन अपनी गेन कर लेगा, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी ड्यू टू फास्फोरस ब्रॉन्ज वायर। सो एट सेम टाइम रिस्टोरिंग टॉर्क टेक्स प्लेस, तो उसी समय पे ही क्या क्रिएट हो जाएगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क जो है उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क बड़ा सिंपल है, टॉर्क हमेशा किसके बराबर होती है, रिस्टोरिंग वाली सी थीटा के बराबर होती है, वेयर सी इज कॉल्ड टॉर्जियन कांस्टेंट। सी एक कांस्टेंट है, इसको हम टॉर्जियन कांस्टेंट का भी नाम बोल सकते हैं। सो लो जी, अब क्लियर हो गया कि भाई जो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगी वो किसके बराबर आएगी, जितना घूमेगा उतनी ही वापस आएगी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि इन इक्विलिब्रियम अप्लाई टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। अप्लाई टॉर्क किसके बराबर है, रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर है। अप्लाई टॉर्क कितनी, वो वाली NIAB, रिस्टोरिंग टॉर्क कितनी, ये जो अभी ढूंढी है सी थीटा। लो जी, आई एक तरफ C अपॉन NAB इंटू थीटा, ये सारे का सारा क्या है, एक कांस्टेंट है, लेट मी से K। तो यहीं से ही क्लियर हो जाता है कि करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है।
कि जितना एंगल आएगा उतना ही उसमें क्या मेजर हो सकता है, करंट मेजर वहीं से हो सकता है। I is directly proportional to theta. So this is all about the concept of moving coil galvanometer. ये कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का नाम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने इसी को ही आगे पास करवाने के लिए कि इसका मतलब अब क्लियर हो चुका है कि जितना करंट भेजोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ही उतना ही उसमें हम ये बोल सकते हैं कि एंगल चेंज होगा और उस एंगल को सोचकर ही हम करंट को मेजर कर सकते हैं। उसके अंदर काफी कुछ देखने को मिला कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। तो ये सारा कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज दी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर डिवाइस का अपना अपना सेंसिटिविटी होता है। हमने पहले पोटेंशियोमीटर किए थे, वो भी सेंसिटिविटी के आधार पे ही चलते थे। अब भी हम जो कंसेप्ट सीख रहे हैं वो सेंसिटिविटी का ही सीखते हैं, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है, वैसे तो शब्द ही पता है सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब क्या है कि थोड़ा सा टच किया और बंदे को दर्द होना शुरू हो जाए, वो बंदा बोलते हैं कि यार बड़ा सेंसिटिव है। ऐसी जब डिवाइस सेंसिटिव क्या होते हैं कि थोड़ा सा करंट भेजा और डिफ्लेक्शन बड़ी देनी शुरू कर दी। करंट थोड़ा सा भेजते हैं और डिफ्लेक्शन बड़ी देनी शुरू कर देता है कि जो बहुत सारा करंट भेज दिया, तो वहां पे हम बोलते हैं कि वो डिवाइस क्या है, वो सेंसिटिव है। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या बोलेंगे, अ galvanometer is said to be sensitive if it gives large deflection, if small amount of current is passed through it. A small amount of current is passed through it. गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कब बोला जाएगा, अगर ये बहुत बड़ी डिफ्लेक्शन देनी शुरू कर दे छोटे से करंट को पास करवाते से। अगर छोटा सा करंट पास करवाएं और इसके अंदर डिफ्लेक्शन बड़ी आए तो हम बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या है, हमारे लिए सेंसिटिव है। क्लियर है बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है कि मान लीजिए हमने करंट पास करवाया 2 एम्पियर का और भाई बस ये तो क्या करने लग गया है, ये गैल्वेनोमीटर था मेरे मान लीजिए नीडल वाला, इसकी नीडल यहाँ पे लगी हुई है, तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे 2 एम्पियर है मान लो, या लिखा ही नहीं हुआ कुछ भी। तो क्या देखा कि ये मैक्सिमम एंड था, बस ये स्टार्टिंग थी, ये एंडिंग था। ठीक है, ये नीडल थी, 2 एम्पियर पास करवाया, नीडल यहीं पे पहुंच गई, 2 एम्पियर पे ही एंडिंग डिफ्लेक्शन देनी शुरू कर दी, तो हम बोलेंगे कि उस केस में गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। रेटेस को बोलने का तरीका है, फायदा इसका कोई नहीं है, नुकसान ही है कि थोड़ा सा करंट ही मेजर हो सकता है, ठीक है, पर लेकिन बोलने का तरीका है कि ऑप्टिकल जब हमें ये इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं तो इनके अंदर पता होनी चाहिए डिवाइसेस के अंदर कि कौन सा डिवाइस की सेंसिटिविटी किस प्रकार से बोलने के लिए यूज होती है। पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी का मतलब कुछ और था, यहाँ पे मतलब कुछ और निकल रहा है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी है। ठीक है, इसी तरह से ये जो है 2 तरह से डिवाइड की जाती है, एक बोला जाता है करंट सेंसिटिविटी, एक हम बोलते हैं ये सेंसिटिविटी को 2 शब्दों में मेजर किया जा सकता है। कई बारी कंसेप्ट आ जाता है करंट सेंसिटिविटी का और कई बारी कंसेप्ट आ जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी का, दोनों के अपने अपने मतलब है। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे, एक यूनिट अमाउंट करंट पास करवाने से, अगर यूनिट अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन देनी शुरू कर दी तो हम बोलेंगे कि वहां पे क्या आई है, करंट सेंसिटिविटी आई है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा कि करंट सेंसिटिविटी कितनी, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। कितना अमाउंट ऑफ करंट पास करवाया है, कितना उसका एंगल था, कब, जब ये यूनिट अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। जब यूनिट अमाउंट ऑफ करंट पास होगा तो हम बोलेंगे कि वहां पे क्या आनी शुरू होगी है, करंट सेंसिटिविटी आनी शुरू होगी। ये आया कहीं से नहीं है, हम बोलते हैं ना, याद रखने का तरीका जी, मैं ये भी बोलता हूँ नायाब इज इक्वल टू सी थीटा। नायाब हम बोलते हैं नायाब, कि क्या नायाब चीज है, तो याद रखने का तरीका है एन आई ए बी मतलब नायाब, नायाब इज इक्वल टू सी थीटा। तो यही सी थीटा एक तरफ, आई एक तरफ, तो पीछे क्या बचेगा, एन ए बी ओवर सी, तो यहीं से निकाल लो।
कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, NAB/C के बराबर भी कर सकते हैं कि अगर n पता है, अगर मान लो थीटा भी नहीं पता, I भी नहीं पता, लेकिन करंट सेंसिटिविटी पता करना हो तो इस वैल्यूज में जो वैल्यूज एक्चुअल में है वो पुट करो और करंट सेंसिटिविटी ढूंढ लो। इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, वो होती है θ/V, उसका आंसर भी यही है। ठीक है कि अगर यूनिट अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो पास करवाई जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी का नाम देते हैं। तो इस केस में क्या करोगे, θ/V को चेंज कर दोगे कितना, I/R। ये हम क्या बोलते हैं, इसको हम वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। और इस केस में फिर क्या बोला जाएगा, NAB/CR, क्योंकि भैया R एक एक्स्ट्रा है, θ/I तो वही पुराना, NAB/C एक R एक्स्ट्रा है तो लिखना होगा NAB/CR। अगर यूनिट अमाउंट ऑफ वोल्टेज पास करवाएं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, अगर डिफ्लेक्शन पास हो, अगर डिफ्लेक्शन देनी शुरू कर दे यूनिट अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे तो भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई, अगर डिफ्लेक्शन मिलने लग जाए तो यूनिट अमाउंट ऑफ करंट पास कराने पे तो करंट सेंसिटिविटी आ गई। दोनों के अपने अपने फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल अंदर काम आ सकते हैं। ये फॉर्मूला सबसे मेन है, नायाब = C θ। ठीक है, कहीं भी यूज हो सकता है, किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। तो इसके मेन न्यूमेरिकल जो है वो कन्वर्जन रिलेटेड ही होते हैं, एक्चुअल में इसके कोई न्यूमेरिकल डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, कन्वर्जन रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, हाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू ए न्यू डिवाइस।